हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। तो हमने स्टार्ट किया था पेडागोजी स्पेशल कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम DSSB, सुपर टेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था साइकोलॉजी के मीनिंग के बारे में, साइकोलॉजी के मीनिंग का किस तरह से इवोल्यूशन होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। और आज की वीडियो में हम जानेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी के डिफरेंट स्कूल्स कौन से हैं, मनोविज्ञान के डिफरेंट संप्रदाय कौन से हैं, इनके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप इस पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, यानी कि मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। तो साइकोलॉजी में क्या की जाती है? रिसर्च की जाती है। साइकोलॉजी में रिसर्च की जाती है, खोज की जाती है। और जो ये रिसर्च करते हैं साइकोलॉजी में, उन्हें कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं उन्हें? साइकोलॉजिस्ट, यानी कि मनोवैज्ञानिक। अब ये जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, हर किसी का रिसर्च करने का, साइकोलॉजी में रिसर्च करने का हर किसी का अलग तरीका होता है। जैसे कि कुछ साइकोलॉजिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पर फोकस करते हैं, माइंड के स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं, लेकिन कुछ फंक्शन पर फोकस करते हैं माइंड के। और कुछ साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर पर फोकस करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट अलग अलग तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन सबका मोटिव क्या है? एक ही है, रिसर्च करना, नई नई चीज़ों के बारे में पता लगाना, साइकोलॉजी के बारे में और ज़्यादा जानना। तो यहाँ पर ये करना एक ही चीज़ चाहते हैं, लेकिन डिफरेंट तरीकों से कर रहे हैं। तो ये जो साइकोलॉजी में रिसर्च करने के डिफरेंट तरीके हैं, अगर हम उनको एक ग्रुप में देखें तो उन्हीं को कहा जाता है स्कूल्स। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का क्या मतलब है? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मतलब एक ऐसा ग्रुप, एक ग्रुप के साइकोलॉजिस्ट जो एक पर्टिकुलर तरीके से साइकोलॉजी में रिसर्च करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, यानी कि संरचनावाद, जिसमें हम माइंड के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। नेक्स्ट है फंक्शनलिज्म, यानी कि प्रकार्यवाद। इसमें हम माइंड के फंक्शन पर फोकस करेंगे। इसमें जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो माइंड के फंक्शन पर ध्यान देते हैं रिसर्च करने के लिए। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। बिहेवियरिज्म, यानी कि व्यवहारवाद। साइको एनालिसिस अप्रोच, यानी कि मनोविश्लेषणवाद। ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, संज्ञानवाद। कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनावाद। तो ये है 8 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। और आज की वीडियो में हम इन स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से इनमें रिसर्च की जाती है, इनमें किस चीज पर फोकस किया जाता है, और कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से स्कूल से रिलेटेड हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म की, यानी कि संरचनावाद की। तो यहाँ पर हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर की, संरचना की बात की गई है। स्ट्रक्चर, संरचना पर फोकस है। तो विल्हेम वुंड को और टिचनर को फाउंडर माना जाता है इस आइडियोलॉजी का। और संरचनावाद में क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पर फोकस किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को एनालाइज किया जाता है। कैसे एनालाइज किया जाता है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड से। तो यहाँ पर क्या होता है? लैब में एक व्यक्ति को ले जाया जाता है और इंट्रोस्पेक्शन मेथड के जरिए उसके माइंड के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया जाता है। यहाँ पर कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात की गई है। यहाँ पर कॉन्शियस एक्सपीरियंस को स्टडी किया जाता है। कॉन्शियस एक्सपीरियंस कौन से होते हैं? जो हम अपनी सेंसेस से फील करते हैं। जैसे कि आपने बर्फ को टच किया या फिर किसी गर्म चीज को टच किया तो उस पर से अपना हाथ हटा लिया क्योंकि वो चीज आपको गर्म लगी। तो वो क्या, आपने सेंसेस के थ्रू उस चीज को फील किया। तो ये क्या है? आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर कॉन्शियस एक्सपीरियंस से माइंड में जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं माइंड के, उन चीजों को एनालाइज किया जाता है। और यहाँ पर कॉन्शियसनेस के 3 एलिमेंट्स बताए गए हैं: सेंसेशन, इमेज एंड अफेक्शन।
सेंसेशन का मतलब है जो भी आप अपने सेंसेस के थ्रू फील करते हैं। इमेज का मतलब है फील करने के बाद आपके माइंड में एक इमेज बनती है। और अफेक्शन का मतलब किस तरीके के भाव आपको उस समय फील होते हैं, किस तरह के भाव आपके माइंड में उस टाइम पर उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आपने कोई भी चीज एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस आप करते हैं, जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस होते हैं वो होते हैं सेंसेस से, तो वो है सेंसेशन। तो उस चीज को लेकर आप कैसी इमेज बनाते हैं और किस तरीके के भाव आते हैं, इन चीजों को एनालाइज किया जाता है स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर। माइंड के स्ट्रक्चर को सेंसेशन होने पर, कोई भी डायरेक्ट एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं, फिर उस चीज से सेंसेशन होने पर आपके माइंड में किस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, उस चीज को एनालाइज किया जाता है। और यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज किया जाता है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड जैसे कि आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, खुद को ही जानते हैं इंट्रोस्पेक्शन में, तो यहाँ पर किसी भी पर्सन को इंट्रोस्पेक्शन के लिए कहा जाता है जैसे कि वो ध्यान लगाए और फिर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताए, अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस के बारे में बताए। और फिर वहां पर जो साइकोलॉजिस्ट होंगे वो उस चीज को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो इट एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक स्टडी इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में ये साइंटिफिक स्टडी पर, कि साइकोलॉजी में किस तरह से स्टडी होनी चाहिए, साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, इस चीज पर एम्फेसिस करते हैं। और साइकोलॉजी की जो सबसे पहली लैब खोली गई थी वो भी विल्हेम वुंट ने ही खोली थी। और जो सबसे पहली लैब में जो एक्सपेरिमेंट हुए थे, जो रिसर्च हुई थी, वो भी इसी तरह से हुई थी, इंट्रोस्पेक्शन मेथड से हुई थी और माइंड के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया जाता था। इसलिए विल्हेम वुंट को फाउंडर या फिर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में है संरचनावाद के बारे में कि विल्हेम वुंट और टिचनर इस विचारधारा के संस्थापक हैं और यहाँ पर आत्मनिरीक्षण के माध्यम से, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से मन की संरचना का विश्लेषण किया जाता है। चेतन अनुभव का अध्ययन किया जाता है, यानी कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस, जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं जिन्हें आप डायरेक्ट लेते हो अपने सेंसेस के थ्रू। जैसे कि किचन में गरम बर्तन रखा था और आपने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में उस बर्तन को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो गरम था और जैसे ही आपने उसको टच किया तो आपको वो गरम चीज फील हुई और आपने एकदम से हाथ अपना पीछे हटा लिया। तो वो क्या है, आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। आपने उसे कॉन्शियसली एक्सपीरियंस किया है उस चीज को, और इस एक्सपीरियंस से आपके जो मन की संरचना है उसका विश्लेषण किया जाता है साइकोलॉजिस्ट द्वारा। और यहाँ पर चेतना के 3 तत्व बताए गए हैं, कॉन्शियसनेस के 3 एलिमेंट्स बताए गए हैं। सबसे पहला है संवेदना, यानी कि सेंसेशन, प्रतिमा और भाव। और यहाँ पर मनोविज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया जाता है कि जो साइकोलॉजी में जो स्टडी की जानी चाहिए वो साइंटिफिक स्टडी की जानी चाहिए। ऐसी बात करते हैं जो स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं, जो संरचनावादी होते हैं। तो यहाँ पर विल्हेम वुंट और टिचनर का नाम प्रमुख है। तो ये हमने बात की अभी तक संरचनावाद की, जिसमें माइंड के स्ट्रक्चर पर फोकस किया जाता है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड के जरिए एक्सपेरिमेंट रिसर्च की जाती है। कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो हमारे होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। तो हमें यहाँ पे 3 बातें याद रखनी है। क्या? एक तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड, तो स्ट्रक्चरलिज्म में कौन से मेथड का यूज होता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। कौन से मेथड का यूज होता है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड का। दूसरा, यहाँ पर कॉन्शियस एक्सपीरियंस पर फोकस किया जाता है। और तीसरा, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को एनालिसिस किया जाता है। माइंड के स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, 3 की पॉइंट्स हैं, की वर्ड्स हैं इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के। लेकिन बाद में स्ट्रक्चरलिज्म को नकार दिया गया। क्यों? क्योंकि ये लेस साइंटिफिक है और सब्जेक्टिव इन नेचर है। लेस साइंटिफिक और सब्जेक्टिव इन नेचर व्यक्तिपरक होने का क्या मतलब है कि जो एक्सपीरियंस होते हैं वो हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। और यहाँ पर तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस की स्टडी की बात की गई है। अब अगर आप हर किसी के कॉन्शियस एक्सपीरियंस की स्टडी करोगे तो वो तो हर व्यक्ति के अलग अलग होंगे। और किसी भी चीज का साइंटिफिक होने के लिए वो फैक्ट होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव। लेकिन ये क्या है? सब्जेक्टिव है, तो फिर ये साइंटिफिक नहीं है। तो इसीलिए इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को नकार दिया गया। और डिफरेंट ऑब्जर्वर प्रोवाइड डिफरेंट रिस्पॉन्स टू सेम स्टिमुली, यानी कि यहाँ पर हर किसी की अलग अलग प्रतिक्रिया होती है एक ही स्टिमुली के लिए।
तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि हर ऑब्जर्वर, हर व्यक्ति का एक ही स्टिमुली के प्रति अलग अलग रिस्पॉन्स हो सकता है। जैसे कि आप किसी व्यक्ति के सामने बहुत टेस्टी खाना लेकर जाएं जिसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक आ रही हो, लेकिन वहां पर 3-4 व्यक्ति बैठे हैं, 3-4 ऑब्जर्वर मान सकते हैं आप उन्हें। अब स्टिमुली क्या है, सेम है, टेस्टी खाना जिसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और वहां पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अब उस खाने को देखकर उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, तो उस खाने को देखकर उस व्यक्ति के मुंह में पानी आ जाएगा, उसका वो खाना खाने का मन करेगा जिसे भूख लग रही है। लेकिन जो उसके साथ में व्यक्ति बैठा है, सपोज उसकी तबीयत खराब है, तो उस खाने को देखकर शायद उसके मुंह में पानी ना आए, या उसका रिएक्शन, उसका जो रिस्पॉन्स है वो पहले व्यक्ति से अलग हो। पहला व्यक्ति भूखा है इसलिए उसका रिस्पॉन्स क्या है, उसके मुंह में पानी आ गया, उसका खाने का मन करा है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति क्या है, बीमार है, उसका मन नहीं करेगा खाने का। तीसरा व्यक्ति है, उसका पेट भरा हुआ है, पहले से ही वो खाना खा चुका है, तो उसके मुंह में भी पानी नहीं आएगा, उसका भी वो खाना खाने का मन नहीं करेगा। और हो सकता है जो चौथा व्यक्ति है उसे उस खाने की खुशबू ही पसंद ना आए और वो उस खाने को देखकर वॉमिट कर दे। तो यहाँ पर सेम स्टिमुली है, टेस्टी खाना है जिसकी खुशबू आ रही है, और हर व्यक्ति का उसको देखकर रिस्पॉन्स अलग है। तो इसीलिए स्ट्रक्चरलिज्म को नकार दिया गया, क्योंकि सेम स्टिमुली से हर किसी के डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो ये साइंटिफिक नहीं है, यहाँ पर हम एग्जैक्ट एक्यूरेट डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। This technique is not useful in case of children and animals. तो children and animals पर अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज कर रहे हो, और बच्चों को और जानवरों को आप इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बोल ही नहीं सकते, उन्हें इंट्रोस्पेक्शन करना ही नहीं आएगा। तो आप वो डाटा कैसे कलेक्ट करोगे, आप रिसर्च कैसे करोगे? तो इसीलिए ये टेक्निक यूजफुल नहीं है। This method cannot study mental disorder, personality and development. और इस मेथड से आप mental disorder, personality और development को भी स्टडी नहीं कर सकते। तो इन कारणों की वजह से स्ट्रक्चरलिज्म को नकार दिया गया, और फिर एक नए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का इवोल्यूशन होता है, और फिर एक नया स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हमारे सामने आता है, वो है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का मतलब है प्रकार्यवाद। तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है विलियम जेम्स, ये है फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म, और इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे एग्जाम में कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक है या फिर किसके द्वारा लिखी गई है। तो वो लिखी गई है विलियम जेम्स द्वारा, जो है फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म। और यहाँ पे किस एक चीज पर फोकस किया गया है, हाउ ह्यूमन माइंड फंक्शन टू हेल्प इन अडेप्ट इन देयर एनवायरमेंट, यानी कि अपने एनवायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए ह्यूमन माइंड किस तरीके से काम करता है। जैसे कि जब कोविड आया था तो लॉकडाउन लग गया था, तो सबको अपने घर में रहना था। तो उस टाइम पे किसी को भी इतने लंबे टाइम तक घर में रहने की आदत नहीं थी, हर कोई बाहर जाता था, चाहे स्कूल के लिए, चाहे ऑफिस के लिए, या फिर किसी और काम से। अब 24 के 24 घंटे घर में रहना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन फिर भी हमने रहना सीख लिया। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमारे माइंड ने किस तरीके से फंक्शन किया उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए। तो हमारा एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, और हमारा माइंड और हमारी बॉडी उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज पर फोकस किया जाता है कि हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है जब हम एनवायरनमेंट में अडेप्ट करते हैं। और ये स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पर फोकस नहीं करते, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पर फोकस करते हैं संरचनावादी। ये स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को नकार देते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड से हम स्टडी नहीं कर सकते। और ये क्या कहते हैं कि कॉन्शियसनेस मेंटल प्रोसेस की एक स्ट्रीम है, यानी कि कॉन्शियसनेस क्या है, मेंटल प्रोसेस है। मेंटल प्रोसेस मतलब रिलेटेड टू माइंड, और माइंड में क्या होता है, थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, एक्सपीरियंस जो भी हम करते हैं वो उसी चीज से करते हैं। तो जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो मेंटल प्रोसेस की स्ट्रीम है, यानी कि एक तरह से मेंटल प्रोसेस ही है, और यही हमारे एनवायरनमेंट से डील करती है। कैसे करती है? अब एनवायरनमेंट क्या है, जो सारी चीजें हमारे आसपास हैं, और जो हमारे आसपास की सारी चीजें हैं उनसे डील करने में हमारा माइंड ही हमारी हेल्प करता है कि किस तरीके से बात करनी है, अब इससे आगे क्या बोलना है, इस चीज के सामने किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो इस चीज में जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चेतना है,
वही हमारी हेल्प करती है, वही डील करती है। अब जैसे कि आप किचन में गए थे और आपने गर्म बर्तन को टच किया, आपने गर्म बर्तन को टच किया, वो आपको गर्म लगा और आपने हाथ पीछे कर लिया। अब वो आपका क्या है, एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट टाइम जब आप किचन में जाओगे तो क्या आप उस गर्म बर्तन को टच करोगे? नहीं करोगे। अब आपको याद आ जाएगा कि नहीं, उस टाइम पे मेरा हाथ जल गया था, तो अब मैं टच नहीं करूंगी। तो ये क्या है, ये हमारी कॉन्शियसनेस है। हमारे मेंटल प्रोसेस इस तरीके से ही वर्क करते हैं और इसी तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट से डील करते हैं। तो ये बात की गई है फंक्शनलिज्म में कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में हमारा माइंड किस तरीके से फंक्शन करता है और कॉन्शियसनेस हमारे एनवायरनमेंट से डील करने में हमारी हेल्प करती है। और कॉन्शियसनेस क्या है, मेंटल प्रोसेस की एक स्ट्रीम है। तो यहाँ पर हिंदी में दिया गया है कि इस विचारधारा के संस्थापक हैं अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स और इनकी पुस्तक है मनोविज्ञान का सिद्धांत। और यहाँ पर इस चीज पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि मानव मन अपने पर्यावरण के अनुकूल होने में कैसे मदद करता है, कि जो हमारा माइंड है, जो हमारा मन है, वो हमारे एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में किस तरीके से हमारी हेल्प करता है, किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट होते हैं। और ये मन की संरचना पर ध्यान नहीं देते, संरचनावादी नहीं है, ये प्रकार्यवादी हैं। तो ये क्या मानते हैं कि माइंड कैसे काम करता है, मन किस तरीके से काम करता है एनवायरनमेंट से डील करने में। तो यहाँ पर भी यही एक बात की गई है कि चेतना जो है मानसिक प्रक्रिया की ही एक धारा है। चेतना इज इक्वल्स टू मेंटल प्रोसेस, यानी कि मानसिक प्रक्रिया और चेतना एक ही है। या फिर मेंटल प्रोसेस की एक ब्रांच है चेतना, यानी कि कॉन्शियसनेस, जो हमारे पर्यावरण से संबंधित है, जो हमारे पर्यावरण से डील करने में, हमारे एनवायरनमेंट से डील करने में हमारी हेल्प करती है। तो पर्यावरण और एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे हरियाली नहीं है, हर वो चीज जो हमारे आसपास मौजूद है वो हमारा एनवायरनमेंट है। तो हमारा माइंड हमारे एनवायरनमेंट में किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से अडेप्ट करता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, ये सभी बातें की गई हैं फंक्शनलिज्म में, यानी कि प्रकार्यवाद में। और फिर कुछ टाइम बाद फंक्शनलिज्म को भी नकार दिया गया और फिर एक नई आइडियोलॉजी निकल कर आई, वो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, यानी कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। तो 20th सेंचुरी में जर्मनी में साइकोलॉजी का एक नया स्कूल हमारे सामने आता है, जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, यानी कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। तो ये 3 लोग हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फाउंडर, मैक्स वर्दीमीर, वोल्फगैंग कोहलर और कोर्ट कोफका। ये तीनों हैं फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो यहाँ पर फोकस किया गया है परसेप्चुअल एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन पे। तो यहाँ पर इस चीज को हम ध्यान से समझेंगे कि ये है क्या, परसेप्चुअल एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन। तो परसेप्चुअल क्या मतलब है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन अपने सेंसेस से परसीव की है। तो इंफॉर्मेशन आप अपने सेंसेस से परसीव करते हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं। अब सेंसेस कौन कौन से होते हैं, आईज, ईयर्स, इसके अलावा टंग के अलावा नोज और हमारी स्किन। तो ये हमारे पास 5 सेंस होते हैं। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे हम किसी भी चीज को सेंस करते हैं। आपने देखा एक पेड़, तो वो आपने देखा किससे, अपनी आईज से। आपने अपनी आंखों से पेड़ देखा, उस पेड़ पर क्या थे, पत्ते भी थे हरे हरे, इसके अलावा उस पर फ्रूट्स भी थे। तो आपने अपनी आईज से ये सारी चीजें देखी। फिर आपने क्या इन्फॉर्मेशन आई आपके पास, आपने क्या इन्फॉर्मेशन परसीव की कि पेड़ होता है, पेड़ के हरे पत्ते होते हैं और पेड़ पर फल भी होते हैं। तो ये क्या है, आपने इन्फॉर्मेशन परसीव की अपने सेंसेस से। इसी को कहते हैं परसेप्चुअल एक्सपीरियंस। ये चीज आपने एक्सपीरियंस की है क्योंकि आपने देखी है बिल्कुल सामने से, और इसी से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि पेड़ का रंग हरा होता है, हरे पत्ते होते हैं और उस पर फल भी होते हैं। तो ये है परसेप्चुअल एक्सपीरियंस। जो भी चीज आपने अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस की है और उसके बाद उससे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको परसीव करना, ये है परसेप्चुअल एक्सपीरियंस। अब ये परसेप्चुअल एक्सपीरियंस के ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, तो यहाँ पर बात की गई है कि एक्सपीरियंस हॉलिस्टिक होते हैं, यानी कि जो एक्सपीरियंस है वो हॉलिस्टिक होते हैं। कैसे, जैसे कि आप यहाँ पर ये इमेज देख रहे हो, ये वाली, तो इसमें क्या है, एक बॉक्स है और उस बॉक्स में कुछ सर्कल हैं, कुछ ग्रीन कलर के हैं और कुछ येलो कलर के हैं, और साइड में जो बॉक्स का बॉर्डर है वो पिंक कलर का है।
आपने इस चीज को पूरा एक होलिस्टिक वे में ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि आपने पेड़ देखा था, पेड़ का आपने क्या देखा, हरे हरे पत्ते देखे थे पेड़ पर, इसके अलावा आपने पेड़ पर फल भी देखे थे। तो आपने ऐसा तो है नहीं फल को अलग देखा, पत्तों को अलग देखा या पेड़ को अलग देखा, आपने 3-4 चीजों को एक साथ देखा, होलिस्टिक वे में देखा। तो एक्सपीरियंस होलिस्टिक होते हैं, यही बात की गई है। और यहाँ पर गेस्टाल्टवादी क्या मानते हैं कि होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स। जैसे कि जो होल है, जो पूरी चीज है, वो उसके पार्ट्स से बहुत ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे ये बॉक्स है, इसके ये सर्कल्स अलग कर दो, इसके कलर्स अलग कर दो और ये फ्रेम अलग कर दो, तो क्या इसका कुछ मीनिंग रह जाएगा? नहीं। लेकिन हमने इसको एज अ होल देखा है, इस बॉक्स को, कि एक फ्रेम है, इसके अंदर सर्कल हैं डिफरेंट कलर्स के, तो इसका तो हमें कुछ मीनिंग समझ आएगा। लेकिन ये अलग अलग सर्कल, कलर और फ्रेम, इनका हम मीनिंग इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे। और फिर इसी तरीके से अगर हम देखें पेड़ की तरफ, तो यहाँ पर अगर हम फल अलग देखें, पत्ते अलग देखें और पेड़ को अलग देखें, तब भी हम कोई मीनिंग तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हम अगर इसको होलिस्टिक वे में देखें कि पेड़ का रंग हरा होता है और पेड़ पर फल भी होते हैं, पेड़ हमें फल भी देते हैं, तो ये क्या है, पूरा हमने इसको एज अ होल देखा है, पार्ट्स में नहीं देखा। तो यही है परसेप्चुअल एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप जो जो भी एक्सपीरियंस लेते हो, जो जो भी चीज़ों को आप फील करते हो, जो भी आपके एक्सपीरियंस होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको सीक्वेंस में लगाना, तभी आप उसको होलिस्टिकली देख सकोगे। जैसे कि मूवी का एग्जाम्पल लेते हैं। एक मूवी क्या है, मूवी में बहुत सारी इमेज होती हैं, मूविंग इमेजेस होती हैं। अब आप ऐसे तो नहीं देखते उसको कि हाँ उसमें एक लड़का है, एक लड़की है। आप उस मूवी को एज अ होल समझते हो, उसकी पूरी स्टोरी को समझते हो, पार्ट्स में नहीं देखते आप उसे। एक मूवी में कितने सारे सीन होते हैं, आप उसे पार्ट्स में नहीं देखते, आप उसकी स्टोरी को एज अ होल समझते हो, तभी आप उसमें से एक मीनिंग निकाल पाते हो कि हाँ इसकी ये स्टोरी थी, अच्छी थी, बुरी थी, जैसी भी थी। तो उस मूवी को भी आपने एक होलिस्टिक तरीके से देखा। तो ये क्या है, परसेप्चुअल एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन। आपके सेंसेस ने क्या किया, उस चीज को देखा, फील करा, सुना, और फिर वो जो आपके पूरे एक्सपीरियंस थे उनको ऑर्गेनाइज कर दिया कि ये तो एक मूवी है, ये तो एक स्टोरी है। तो यहाँ पे जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसी तरह की बात करते हैं। वो मानते हैं कि एक्सपीरियंस होलिस्टिक होते हैं और होल पार्ट से कहीं ज्यादा होता है। तो हमें इसी तरीके से साइकोलॉजी में रिसर्च करनी चाहिए। हमें अलग अलग पार्ट्स पर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें एज अ होल फोकस करना चाहिए। जैसे कि आपने ऐसी वीडियो देखी होंगी क्राफ्ट्स वाली, जिसमें वो पेपर से DIY रोज बनाना सिखाते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम अलग अलग कलर्स के पेपर लेते हैं, वो अलग तरह का पेपर आता है थोड़ा सा थिक वाला, और उस पेपर की कटिंग वटिंग करके हम उससे फ्लावर बनाते हैं। तो हम बाद में एक फ्लावर को एज अ होल देखते हैं। लेकिन अगर उसमें देखा जाए, आपने ये देखा फ्लावर एज अ होल, पेपर फ्लावर है सपोज, ये जो आपने बनाया है पेपर फ्लावर, और फिर अगर आप इसे पार्ट्स में देखो कि ये एक अलग कलर का पेपर है, यहाँ पर एक अलग कलर का पेपर है, यहाँ पर अलग कलर का पेपर है, तो क्या ये आपको समझ आएगा? क्या आप इसका कोई मीनिंग निकाल पाओगे? नहीं। लेकिन जब आप इस चीज को एज अ होल देखते हो कि ये कितना सुंदर फ्लावर है जिसमें डिफरेंट कलर्स का यूज किया गया है, तो वो चीज आपको समझ आएगी, आप उसका एक मीनिंग निकाल पाओगे, उस चीज को फील कर पाओगे। तो यहाँ पर होलिस्टिक वे में या फिर होल पर फोकस किया गया है, परिपूर्णता पर, पूर्ण होने पर फोकस किया गया है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में। तो जर्मनी में 20वीं सदी में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का उदय होता है। मैक्स वर्दाइमर, वोल्फगैंग कोहलर, कर्ट कोफका इस विचारधारा के संस्थापक हैं, और यहाँ पर अवधारणात्मक अनुभव संगठन पर ध्यान दिया गया है। यानी कि जो भी हमारे एक्सपीरियंस होंगे उनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होगा। हमारे माइंड में जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारे माइंड में जाते हैं, और माइंड में उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि ये एक एक्सपीरियंस है, फिर ये एक है, फिर ये दूसरा है। तो इस तरीके से सीक्वेंस में होना, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज होना अवधारणात्मक अनुभव संगठन है। और यहाँ पर समग्र की बात की गई है, संपूर्ण की बात की गई है। जो संपूर्ण होता है वो भागों से बड़ा होता है। जैसे कि इसके पार्ट्स हैं ये और ये, तो इसके पार्ट्स से ये बड़ा है, ये हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। इन चीजों से हम इतना मीनिंग नहीं निकाल पा रहे जितना हम इससे निकाल पा रहे हैं।
जैसे कि यहाँ पे कार्ड जैसा बनाया हुआ है, इसका कार्ड अलग है और ये इसका डिजाइन अलग कर दें तो क्या इसमें कुछ बचेगा? नहीं, ये सिंपल, ये भी अच्छा नहीं लग रहा और ये भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हमने अगर इस चीज को एज अ होल देखा तब हमें ये बहुत अच्छा लगा। हम इसे देखकर समझ पाए कि हाँ, ये एक कार्ड है, ग्रीटिंग कार्ड है। तो यही बताया गया है कि अनुभव समग्र होते हैं और संपूर्ण चीज भागों से, उसके भागों से बड़ी होती है। और यहाँ पर चलचित्र यानी कि मूवी का एग्जाम्पल दिया गया है। मूवी को हिंदी में कहते हैं चलचित्र, जिसमें अलग अलग इमेजेस होती हैं, मूविंग इमेजेस होती हैं, और हम उन सारी इमेजेस से एक मीनिंग निकाल पाते हैं उन्हें देखकर, क्योंकि हमने उन सारे एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज कर लिया है और एक स्टोरी समझ ली है। तो वो हमने परसीव किया है अपने सेंसेस से, हमने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है और हमने समग्र रूप में उसको अनुभव किया है एज अ होल। तो एज अ होल बात की गई है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में। लेकिन फिर बाद में कुछ और मनोवैज्ञानिक आते हैं और वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को भी नकार देते हैं, और फिर हमारे सामने एक नया स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आता है जो है व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म। और आज की डेट में साइकोलॉजी में बिहेवियरिज्म पर ही, व्यवहारवाद पर ही फोकस किया जाता है सबसे ज्यादा। बिहेवियरिज्म फाउंडेड बाय वॉटसन इन 1910, यानी कि वॉटसन द्वारा 1910 में इसकी स्थापना की गई थी। और बिहेवियरिज्म में आइडिया ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस को रिजेक्ट कर दिया गया। तो इन्होंने कहा कि माइंड और कॉन्शियसनेस कुछ नहीं होता, क्योंकि माइंड को तो हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। क्या आप किसी के माइंड को देख सकते हो? नहीं देख सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और जिस चीज को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, फिर उस चीज से आप रिसर्च कैसे कर सकते हो? तो इसीलिए इन्होंने आइडिया ऑफ माइंड को रिजेक्ट कर दिया। इंट्रोस्पेक्शन इज सब्जेक्टिव, इंट्रोस्पेक्शन तो सब्जेक्टिव है, हर किसी व्यक्ति के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन को, कॉन्शियसनेस को, आइडिया ऑफ माइंड, हर चीज को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इन चीजों को हम वेरीफाई नहीं कर सकते। अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या है, एक व्यक्ति इंट्रोस्पेक्ट करेगा और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएगा, तो क्या गारंटी है कि वो सच ही बोलेगा? तो क्या आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते वेरीफाई। तो इसीलिए इंट्रोस्पेक्शन को नकार दिया गया, इसीलिए कॉन्शियसनेस को नकार दिया गया, क्योंकि कॉन्शियसनेस किसी भी व्यक्ति की रियलिटी नहीं है। कॉन्शियसनेस तो वो है जो कोई व्यक्ति दिखाना चाहता है, और एक व्यक्ति की रियलिटी उसके अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में होती है। इसीलिए बिहेवियरिज्म में माइंड, कॉन्शियसनेस और इंट्रोस्पेक्शन को नकार दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इस चीज को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते। और जो बिहेवियरिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा कि साइंटिफिक साइकोलॉजी में हमें ऐसी चीजों पर फोकस करना चाहिए जिन्हें ऑब्जर्व किया जा सके और जिन्हें वेरीफाई किया जा सके। अब ऑब्जर्व क्या किया जाता है? क्या आप किसी व्यक्ति के माइंड को ऑब्जर्व कर सकते हो? उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन आप किसी व्यक्ति के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से एनवायरनमेंट में रिएक्ट कर रहा है, किसी भी स्टिमुलाई को देखकर किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। ये चीजें तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो और वेरीफाई भी कर सकते हो। तो इसीलिए साइकोलॉजी को एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर माना गया। तो जो व्यवहारवादी थे, इन्होंने क्या कहा कि हम बिहेवियर को मेजर भी कर सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली। यहाँ पर कुछ भी सब्जेक्टिव नहीं है और हम हर चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बिहेवियर पर फोकस किया। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम कंडीशनिंग के ऊपर भी बात करेंगे, कंडीशनिंग की जितनी भी थ्योरी हैं उनके बारे में भी जानेंगे, बिहेवियरिज्म की जो थ्योरी है उनके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है इस पिक्चर में कि खाना जो एक स्टिमुलस है, उसको देखकर ये डॉग किस तरीके से रिएक्ट करेगा, तो वो क्या है, उसका बिहेवियर होगा। और इस बिहेवियर को आप आसानी से देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये क्या कहते हैं, जो व्यवहारवादी हैं वो यही कहते हैं कि साइकोलॉजी में जो रिसर्च होनी चाहिए, जो स्टडी होनी चाहिए, उसमें बिहेवियर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और एनवायरनमेंट जो होता है वो बिहेवियर को शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा आप एनवायरनमेंट दोगे उसी तरीके से बिहेवियर को शेप मिलेगी। जैसे कि एक बच्चा है, वो एक ऐसे माहौल में रहता है जहां पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की जाती है,
उसके पेरेंट्स की लड़ाई होती रहती है, उसके आस पड़ोस में लड़ाई वाला माहौल है, तो उस बच्चे का बिहेवियर भी उसी तरीके से होगा। या तो वो बच्चा बहुत डरा सहमा सा होगा इस तरह के माहौल को देख के, या फिर वो बच्चा भी लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा। वहीं एक दूसरा बच्चा है जिसे ऐसा माहौल मिलता है जहां पर वो प्रॉपर अपनी स्टडी को टाइम दे पाता है, प्रॉपर उसके खेलने का टाइम है, उसके लिए सारी फैसिलिटीज हैं, तो उस बच्चे का बिहेवियर अलग होगा। तो इसीलिए बिहेवियर में एनवायरनमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है। तो अब हम व्यवहारवाद को हिंदी में देखेंगे, हिंदी में समझेंगे कि 1910 में वॉटसन द्वारा स्थापित किया गया है ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ पर मन और चेतना के विचार को खारिज कर दिया गया, क्योंकि मन और चेतना को आप देख नहीं सकते, आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आत्मनिरीक्षण व्यक्तिपरक है। आत्मनिरीक्षण में कोई व्यक्ति आपसे झूठ भी बोल सकता है और उसे सत्यापित नहीं किया जा सकता, वेरीफाई आप नहीं कर सकते उस चीज को। तो वैज्ञानिक मनोविज्ञान में ऐसी चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो सत्यापन करने और ऑब्जर्व करने योग्य हो। हम किसी भी व्यक्ति के माइंड को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसके कॉन्शियसनेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्यवहार को मापा भी जा सकता है और इसका निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के अध्ययन किया जा सकता है। तो इसीलिए साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के रूप में मानना चाहिए और व्यवहार को आकार देने में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो व्यवहारवाद में पर्यावरण की, हमारे एनवायरनमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है हमारे व्यवहार को शेप देने में, आकार देने में। और कहा गया है कि मनोविज्ञान में केवल व्यवहार का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यवहार को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम वेरीफाई कर सकते हैं, और माइंड और कॉन्शियसनेस को हम ऑब्जर्व और वेरीफाई नहीं कर सकते। बिहेवियरिज्म के बाद हम बात करेंगे साइको एनालिसिस अप्रोच की, यानी कि मनोविश्लेषणवाद की, और सिगमंड फ्रॉइड को इस स्कूल का फाउंडर माना जाता है। और अभी तक साइकोलॉजी में जिस भी तरह की बात की जा रही थी, इन्होंने उन सबको नकार दिया और कहा कि ह्यूमन बिहेवियर इज डायनामिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो अभी तक साइकोलॉजी में हमने सिर्फ कॉन्शियस एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस को स्टडी करना है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस को एनालाइज करना है। लेकिन सिगमंड फ्रॉइड ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अनकॉन्शियस डिजायर की बात की, और इन्होंने क्या कहा कि ह्यूमन आर मोटिवेटेड बाय अनकॉन्शियस डिजायर्स फॉर प्लेजर सीकिंग, यानी कि प्लेजर के लिए जो ह्यूमंस हैं, जो मानव हैं, वो अनकॉन्शियस डिजायर्स से मोटिवेटेड होते हैं। अब फ्रॉइड ने यहाँ पर 3 तरह के माइंड की बात की है। एक तो कॉन्शियसनेस की, दूसरा सबकॉन्शियसनेस की, तीसरा अनकॉन्शियसनेस की। तो कॉन्शियसनेस वो है जो हम जानबूझकर दिखाते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ किसी रिलेटिव के घर जाते हैं। अब रिलेटिव के घर जाने पर उनके सामने बहुत अच्छा अच्छा खाना रखा जाता है नाश्ते के लिए, खाने के लिए, लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें घर से क्या समझा के लाते हैं कि बेटा जाते ही खाने पर नहीं टूट पड़ना, हमारी बेइज्जती मत कराना, जब तक वो 2-3 बार ना कहें तब तक आप खाना मत खाना। लेकिन बच्चे के मन में वो सब देखकर एकदम मुंह में पानी आता है, उसका ऐसा मन करता है कि बस अभी सब खा जाऊं। उसके मन में क्या चलता है कि मैं अभी सब कुछ खाना खा के खत्म कर दूं, क्योंकि उसे बहुत टेस्टी टेस्टी खाना दिख रहा है। लेकिन उसे अपने मम्मी पापा की बात याद आ जाती है, तो जब भी उससे रिश्तेदार बोलते हैं कि बेटा ये खा लो, तो वो मना कर देता है कि नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। तो ये क्या है, वो जानबूझकर दिखा रहा है, कॉन्शियसली वो ऐसा कर रहा है। तो ये क्या है, कॉन्शियसनेस है, जो हम जानबूझकर दिखा रहे हैं, लेकिन हमारी रियलिटी तो कुछ हो रही है। अब उस बच्चे की रियलिटी तो कुछ हो रही है, वो तो उस खाने पर टूट पड़ना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। तो ये तो है कॉन्शियसनेस। हम अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ऐसी बहुत सी इच्छाएं हैं जो व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो समाज के लिए ठीक नहीं है, समाज में उससे हमारी बेइज्जती हो सकती है। तो इसीलिए हम अपनी ऐसी इच्छाओं को दबा देते हैं, और जो हमारी दबी हुई इच्छाएं होती हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हमारी सभी दबी हुई इच्छाएं होती हैं, और जब हम नींद में होते हैं, जब हम सपनों में होते हैं, तो हमें वह
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं, जो सपनों में दिखाई देती हैं, तो वो अनकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। तो जब आप सपनों में होते हो, नींद में होते हो, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में होते हो। लेकिन जब आप जाग जाते हो तो आप कॉन्शियस माइंड में आ जाते हो। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप वही चीजें करोगे जिससे आपको पिटाई ना पड़े। आप वही चीजें करोगे जिससे कि आपकी इंसल्ट ना हो, समाज में आपकी नाक ना कटे। लेकिन हमारी रियलिटी कहाँ होती है? हमारे अनकॉन्शियस में। और अगर आप किसी भी व्यक्ति की रियलिटी जानना चाहते हो, उस व्यक्ति की गहराई को जानना चाहते हो, तो आप उसके अनकॉन्शियस माइंड तक अपनी पहुंच बना के उसे बहुत अच्छे से जान सकते हो। अब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, या फिर जो काउंसलर्स होते हैं, वो भी अनकॉन्शियस माइंड को ही समझ के किसी भी व्यक्ति को गाइड करते हैं। तो ये 3 तरह के माइंड की बात की है फ्रॉइड ने। और फ्रॉइड क्या कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इज डायनामिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जो हमारा बिहेवियर होता है वो हमारी अनकॉन्शियस डिजायर्स की वजह से ही होता है। और जो ह्यूमंस हैं वो अनकॉन्शियस डिजायर से ही मोटिवेटेड होते हैं प्लेजर सीकिंग के लिए। और इन्होंने माइंड के 3 एलिमेंट्स की भी बात की है, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड में क्या होता है? जब कोई व्यक्ति इड में होता है तो वो दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। वो सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, वो सिर्फ अपनी जिद पूरी करना चाहता है। और वहीं ईगो में हम अपने बारे में भी सोचते हैं और दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। एक बैलेंस अप्रोच रखते हैं अपने को लेकर भी और दूसरे को लेकर भी, कि हमारा काम भी हो जाए, हमारी इच्छा भी पूरी हो जाए और किसी और का नुकसान भी ना हो। और सुपर ईगो में हम अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं। जैसे कि आपने स्टोरी सुनी होगी भगत सिंह की, तो क्या उन्होंने अपने बारे में सोचा? नहीं, उन्होंने दूसरों के बारे में सोचा, पूरे समाज के बारे में, पूरे देश के बारे में सोचा। और इतनी कम उम्र में उन्हें फांसी की सजा हो गई थी। इतनी कम उम्र में भी वो मरने के लिए तैयार हो गए थे खुशी खुशी। तो वो क्या है? सुपर ईगो है। झांसी की रानी का एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पढ़ लें तो वो उनमें भी क्या थी? सुपर ईगो थी। उन्होंने अपने आप को सोचकर, खुद के बारे में सोचकर लड़ाई नहीं लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। अपनी पूरी प्रजा के बारे में सोचकर ही उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो उनमें क्या थी? सुपर ईगो थी। जब हम सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं और जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो वो है इड। लेकिन ईगो क्या है? एक बैलेंस अप्रोच है। यहाँ पर हम अपने बारे में भी सोचते हैं और दूसरों के बारे में भी सोचते हैं कि हम अपना काम भी निकाल लें और किसी और का नुकसान भी ना हो। और सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी भी है, जिसकी बात हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। डिटेल में हम सिगमंड फ्रॉइड के बारे में जानेंगे कि इन्होंने किस तरह के अनकॉन्शियस डिजायर, अनकॉन्शियस माइंड की बात की है। तो ये सारी बात हम करेंगे जब हम सिगमंड फ्रॉइड को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? साइको एनालिसिस अप्रोच, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो उसमें इन्होंने बात की है अनकॉन्शियस डिजायर की, कॉन्फ्लिक्ट्स की, और कहा है कि जो अनकॉन्शियस डिजायर होता है, ह्यूमंस उसी से मोटिवेटेड होते हैं प्लेजर सीकिंग के लिए। तो मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रॉइड द्वारा स्थापित है स्कूल, और यहाँ पर अचेतन इच्छाओं और संघर्षों की गतिशील अभिव्यक्ति होती है मानव व्यवहार की। और यहाँ पर मानव आनंद की खोज के लिए, प्लेजर सीकिंग के लिए अपनी अचेतन इच्छाओं से प्रेरित होते हैं। और इन्होंने मन के 3 तत्व बताए हैं, इद, अहम और परा अहम। इद में क्या होता है? इद में हम अपनी जिद, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। एक बच्चा है जिसके अंदर इद है और उसे कोई टॉय चाहिए तो चाहिए, उसे मतलब नहीं है कि उसके मम्मी पापा के पास पैसे हैं या नहीं हैं, उसे सिर्फ अपनी जिद पूरी करनी है। तो वो क्या है? इद है। और परा अहम में हम सिर्फ दूसरों के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में, अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं करेंगे। और अहम क्या है? एक संतुलित अप्रोच है, एक संतुलित दृष्टिकोण है, जिसमें हम अपने बारे में भी सोचते हैं और दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। तो ये हमने बात की मनोविश्लेषणवाद की, जो सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दिया गया है साइको एनालिसिस अप्रोच। नेक्स्ट हम जानेंगे ह्यूमनिज्म के बारे में, मानवतावाद के बारे में। तो ये स्कूल दिया गया है बाय कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। और यहाँ पे एम्फेसिस किया गया है इंडिविजुअल फ्री विल पे, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छाओं पर जोर दिया गया है। मानव की स्वतंत्रता और गरिमा की बात की गई है। आंतरिक क्षमता को विकसित करने और प्रकट करने का स्वाभाविक प्रयास,
यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप खुला छोड़ोगे, अगर आप उसको आजादी दोगे, तो वो नेचुरली ग्रो करेगा। उसकी जो इनर पोटेंशियल है वो अच्छे से अनफोल्ड हो पाएंगी, जो उसकी आंतरिक क्षमताएं हैं वो बाहर निकल कर आ सकेंगी। लेकिन अगर आप वहीं उस व्यक्ति को किसी बंधन में रखोगे, कैद करके रखोगे, या फिर उसके ऊपर प्रेशर बना के रखोगे कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं, तुम्हें ऐसा ही करना है, तो उसके जो इनर पोटेंशियल है वो अनफोल्ड नहीं हो पाएंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। जैसे कि एक बच्चा है जो सिंगिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो साइंटिस्ट बने, वो साइंटिस्ट बने, साइकेट्रिस्ट बने या साइकोलॉजिस्ट बने, कुछ भी बने, क्योंकि हम यहाँ साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम क्या देते हैं कि वो साइंटिस्ट बने। और वो बच्चा सिंगिंग में बहुत अच्छा है, उसके अंदर एक इनर पोटेंशियल, उसकी आंतरिक क्षमता है, गॉड गिफ्टेड है, उसकी आवाज इतनी अच्छी है, लेकिन उसके मम्मी पापा उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि नहीं बेटा तुम सिंगिंग नहीं कर सकते, तुम्हें तो साइंटिस्ट बनना है। तो क्या वो अपने प्रोफेशन में उतना अच्छा हो सकेगा जितना अच्छा हो सकता था? अगर उस बच्चे को सिंगिंग का अच्छा माहौल दिया जाता तो वो हो सकता है बहुत अच्छा नाम कमाता, बहुत फेमस हो जाता। वहीं अगर उसके ऊपर प्रेशर बनाकर उसे साइंटिस्ट या इंजीनियर बनने के लिए प्रेशराइज किया जाएगा तो क्या उसका जो इनर पोटेंशियल है वो उतने अच्छे से बाहर आ सकेगा? नहीं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल की फ्री विल पर फोकस किया गया है कि व्यक्ति की जो स्वतंत्र इच्छा है उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी एक व्यक्ति का अच्छे से विकास हो सकेगा। ह्यूमन फ्रीडम और डिग्निटी की बात की गई है। तो मानवतावाद में क्या कहा गया है कि व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उसकी आंतरिक क्षमताओं को विकसित होने के लिए टाइम देना चाहिए ताकि वो नेचुरली ग्रो कर सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉग्निटिविज्म की, यानी कि संज्ञानवाद की। तो संज्ञानवाद निकला है संज्ञान से, कॉग्निशन से, और कॉग्निशन का क्या मतलब है? प्रोसेस ऑफ नोइंग, यानी कि जानने की प्रक्रिया। क्या जानने की प्रक्रिया? दुनिया के बारे में जानने की प्रक्रिया। तो दुनिया के बारे में आप कैसे जानते हो? दुनिया के बारे में हम जानते हैं अपने सेंसेस से। सेंसेस से हम सेंस करते हैं, परसीव करते हैं, उस चीज को याद रखते हैं और किसी भी चीज को समझते हैं, सोचते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीजें रिलेटेड हैं हमारे कॉग्निशन से। और हमारा जो कॉग्निशन है वो हेल्प करता है हमारी एनवायरनमेंट से डील करने में। और कॉग्निटिविज्म में ह्यूमन माइंड को एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम बताया गया है, बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो एक कंप्यूटर की तरह ही चीजों को, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, उसे किसी और को ट्रांसफर करता है, उसको स्टोर करके रखता है और जब भी हमें जरूरत होती है उसे रिट्रीव भी करता है इंफॉर्मेशन को। तो माइंड क्या है? कंप्यूटर की तरह है। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जो ह्यूमन माइंड को एक कंप्यूटर से कंपेयर करता है या ह्यूमन माइंड को एक कंप्यूटर की तरह बताता है? तो यहाँ पर आप आंसर दोगे कॉग्निटिविज्म, यानी कि संज्ञानवाद। तो कॉग्निटिविज्म में कॉग्निशन की बात की गई है। कॉग्निशन क्या है? प्रोसेस ऑफ नोइंग है, यानी कि हम दुनिया के बारे में किस तरीके से जानते हैं, एनवायरनमेंट से कैसे डील करते हैं, किस तरीके से लर्निंग होती है, थिंकिंग होती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, हम मेमोराइज करते हैं। ये सारी चीजें जो हमारे दिमाग से, माइंड से रिलेटेड है, वो आता है कॉग्निटिविज्म में। और यहाँ पर जो हमारा माइंड है वो एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह वर्क करता है एनवायरनमेंट से डील करने में। तो संज्ञान क्या है? जानने की प्रक्रिया है। क्या जानने की प्रक्रिया है? हमारे एनवायरनमेंट के आसपास के माहौल के बारे में जानने की प्रक्रिया। तो जो सोचना है, समझना है, अनुभव करना, याद रखना, समस्या समाधान करना, ये सभी क्या है? संज्ञान है। और संज्ञानवाद में मानव मन को कंप्यूटर की तरह बताया गया है, सूचना प्रसंस्करण प्रणाली बताया गया है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम बताया गया है कि यहाँ पर हम जानकारी को प्राप्त करते हैं, प्रक्रिया होती है, परिवर्तन होता है, स्टोर होता है और फिर जानकारी को पुनः प्राप्त करते हैं। तो जो भी हम लर्न करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो भी हमारे दिमाग में प्रोसेस चल रहा होता है, वो सभी आता है हमारे कॉग्निशन के अंदर, हमारे संज्ञान के अंदर। तो ये बात की गई है कॉग्निटिविज्म में, संज्ञानवाद में, कि जो हमारा मन है, जो हमारा माइंड है, वो कंप्यूटर की तरह है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने लास्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में,
जो है कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि संरचनावाद। तो संरचनावाद में क्या कहा गया है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो अपनी नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्रू एक्सप्लोरेशन, यानी कि हम खोज करके, कुछ देख के, ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके अपनी नॉलेज खुद ही बिल्ड करते हैं, खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे स्कूल में क्या होता है, टीचर्स समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हम बच्चों को जो पढ़ाएंगे वो उतना ही समझेंगे, हम बच्चों के दिमाग में नॉलेज भरेंगे। ऐसा नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को मौका देना चाहिए एक्सपेरिमेंट करने का, खुद अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने का, क्योंकि बच्चे होते हैं लिटिल साइंटिस्ट। तो बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा जाता है पियाजे द्वारा। पियाजे क्या कहते हैं बच्चों को कि वो हैं लिटिल साइंटिस्ट जो खुद से डिस्कवरी करके अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर फेमस कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं पियाजे, वाइगॉत्स्की। तो ये है संरचनावादी, और ये क्या मानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो खुद अपनी नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं, खुद ही अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट में एक्सप्लोर करके। तो जब हम पियाजे और वाइगॉत्स्की की थ्योरी को पढ़ेंगे तब हम कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब और अच्छे से जान पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, जिसमें हमें इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर फोकस किया जाता है कि ह्यूमन बीइंग एक्टिवली अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिकल करके, ऑब्जर्व करके, एक्सप्लोर करके। तो यहाँ तक हमने बात की है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की, जिसमें हमने 8 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को डिटेल में डिस्कस किया है। हमने जाना है उनके फाउंडर्स के बारे में, उनमें किस तरह से स्टडी की जाती है, कौन से मेथड्स का यूज़ किया जाता है, किन चीज़ों पर फोकस किया जाता है। तो सभी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में हमने इस तरह से डिटेल में डिस्कस किया। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस अप्रोच, मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।